अध्याय 2 असहाय। जैसे ही टार्जन और उसका गाइड अंधेरे घाट पर छाया में लुप्त हो गए, एक भारी घूंघट वाली महिला की आकृति संकरी गली से तेजी से उस शराबखाने के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी, जिसे दोनों व्यक्ति अभी अभी छोड़कर आए थे। यहाँ वह रुकी और चारों ओर देखने लगी, और फिर जैसे कि उसे संतुष्टि हो गई हो कि वह अंततः उस स्थान पर पहुंच गई है जिसे वह खोज रही थी, वह बहादुरी से उस घृणित अड्डे के भीतर घुस गई। नशे में धुत नाविकों और घाट पर काम करने वाले लोगों ने अपने बीच एक आलीशान गाउन पहने महिला को देखा। वह तेजी से उस बदचलन बारमेड के पास पहुंची, जो अपनी भाग्यशाली बहन को आधे ईर्ष्या और आधे घृणा से देख रही थी। क्या तुमने यहाँ एक लंबा, अच्छे कपड़े पहने आदमी को देखा है? लेकिन 1 मिनट पहले, उसने पूछा, जो किसी दूसरे से मिला और उसके साथ चला गया। लड़की ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन यह नहीं बता पाई कि वे दोनों किस तरफ गए थे। एक नाविक जो बातचीत सुनने के लिए आया था, उसने जानकारी दी कि कुछ देर पहले जब वह पब में प्रवेश करने वाला था, तो उसने 2 लोगों को वहां से निकलते देखा था जो घाट की ओर चले गए थे। मुझे दिखाओ वे किस दिशा में गए थे, महिला ने चिल्लाते हुए आदमी के हाथ में एक सिक्का थमा दिया। वह व्यक्ति उसे वहां से ले गया और दोनों तेजी से घाट की ओर चले, जब तक कि पानी के पार उन्हें एक छोटी नाव दिखाई नहीं दी जो पास के एक स्टीमर की छाया में जा रही थी। वे वहां हैं, आदमी फुसफुसाया। 10 पाउंड, यदि आप एक नाव ढूंढकर मुझे उस स्टीमर तक ले जाएं, महिला ने चिल्लाते हुए कहा। जल्दी करो, उसने जवाब दिया, क्योंकि अगर हमें किनकेड को पकड़ना है तो हमें वहां जाना होगा। वह 3 घंटे से भाप से भरी हुई है और बस उस एक यात्री का इंतजार कर रही है। मैं लगभग 1 घंटे पहले उसके चालक दल के एक सदस्य से बात कर रहा था। बोलते बोलते वह घाट के अंत तक चला गया, जहां उसे पता था कि एक और नाव खड़ी है, और महिला को उसमें उतारकर वह भी कूद गया और नाव को आगे बढ़ा दिया। दोनों जल्दी पानी के ऊपर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। स्टीमर के किनारे खड़े आदमी ने अपना वेतन मांगा और बिना सही राशि गिनने का इंतजार किए, महिला ने उसके हाथ में मुट्ठी भर बैंक नोट थमा दिए। उन पर एक नज़र डालने से ही उस आदमी को यकीन हो गया कि उसे बहुत ज्यादा भुगतान किया गया है। फिर उसने उसे सीढ़ी पर चढ़ने में मदद की, अपनी नाव को जहाज के किनारे से सटाकर रखा, ताकि यह मुनाफा कमाने वाला यात्री बाद में किनारे पर न उतर जाए। लेकिन कुछ ही देर में गधे के इंजन की आवाज और उठाने वाले ड्रम पर लगे स्टील के केबल की खड़खड़ाहट ने इस तथ्य की घोषणा कर दी कि किनकेड का लंगर उठाया जा रहा है, और एक क्षण बाद वेटर ने प्रोपेलर को घूमते हुए सुना, और धीरे धीरे छोटा स्टीमर उससे दूर चैनल में चला गया। जैसे ही वह किनारे की ओर लौटने के लिए मुड़ा, उसने जहाज के डेक से एक महिला की चीख सुनी। इसे ही मैं खराब किस्मत कहता हूँ, उसने एकालाप किया। मैं मजाक में कह सकता हूँ कि पूरी खिली हुई चीज को जोड़ दो। जब जेन क्लेटन किनकेड के डेक पर चढ़ी तो उसने पाया कि जहाज खाली पड़ा है। वहां उन लोगों का कोई निशान नहीं था जिन्हें वह ढूंढ रही थी, और न ही जहाज पर कोई और था, इसलिए वह अपने पति और बच्चे की तलाश में निकल पड़ी, जिन्हें वह बिना किसी रुकावट के वहां ढूंढने की उम्मीद कर रही थी। वह जल्दी से केबिन की ओर बढ़ी, जो डेक के ऊपर और नीचे आधा था। जब वह छोटी साथी सीढ़ी से मुख्य केबिन में उतरी, जिसके दोनों ओर अधिकारियों के रहने के लिए छोटे कमरे थे, तो वह अपने सामने एक दरवाज़ा बंद होते हुए देखने से चूक गई। वह मुख्य कमरे की पूरी लंबाई पार कर गई, और फिर अपने कदम पीछे खींचकर प्रत्येक दरवाजे के सामने रुक गई, ताकि वह सुन सके। चुपके से प्रत्येक कुंडी को आजमाती रही। चारों ओर सन्नाटा था, घोर सन्नाटा, जिसमें उसके अपने भयभीत हृदय की धड़कनें उसकी अतिव्यस्त कल्पना को जहाज में भयंकर भय भरती प्रतीत हो रही थीं। एक एक करके दरवाजे उसके स्पर्श के सामने खुल गए, और अंदर का खालीपन सामने आ गया। अपने ध्यान में खोई हुई अवस्था में उसने जहाज पर अचानक होने वाली गतिविधि, इंजनों की घुरघुराहट, प्रोपेलर की धड़कन पर ध्यान नहीं दिया। वह अब दाईं ओर के आखिरी दरवाजे पर पहुंच गई थी, और जैसे ही उसने उसे खोला, उसे अंदर से एक शक्तिशाली, काले चेहरे वाले आदमी ने पकड़ लिया, और जल्दी से उसे घुटन भरे, बदबूदार अंदर खींच लिया। अप्रत्याशित हमले से उसे अचानक जो भय का झटका लगा, उससे उसके गले से एक तीखी चीख निकली। फिर उस आदमी ने उसके मुंह पर जोर से हाथ रख दिया।
जब तक हम जमीन से दूर नहीं हो जाते, मेरी प्यारी, उसने कहा। तब तुम अपना सिर चीर सकती हो। लेडी ग्रास्टोक ने अपने नजदीक खड़े दाढ़ी वाले चेहरे को देखा। उस आदमी ने अपनी उंगलियों का दबाव उसके होठों पर कम किया और उसे पहचानते ही डर से कराह उठी और लड़की अपने अपहरणकर्ता से दूर हो गई। निकोलस रोकोफ, एम. थुरन, उसने कहा। आपका समर्पित प्रशंसक, रूसी ने झुककर उत्तर दिया। मेरे छोटे बेटे, उसने स्नेह भरे शब्दों को अनदेखा करते हुए कहा, वह कहाँ है? मुझे उसे लेने दो। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो जबकि तुम निकोलस रोकोफ दया और करुणा से पूरी तरह रहित नहीं हो सकते? मुझे बताओ कि वह कहाँ है। क्या वह इस जहाज पर है? ओह, कृपया, अगर तुम्हारे सीने में दिल जैसी कोई चीज़ धड़कती है, तो मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो। रोकोफ ने जवाब दिया, अगर तुम वैसा ही करोगे जैसा तुम्हें कहा गया है तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन याद रखो कि तुम यहाँ हो तो ये तुम्हारी अपनी गलती है। तुम स्वेच्छा से जहाज पर आए हो और तुम इसके परिणाम भुगत सकते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था, उसने खुद से कहा, कि मेरे साथ ऐसा कोई सौभाग्य घटित होगा। वो फिर डेक पर चला गया, अपने कैदी पर केबिन का दरवाज़ा बंद कर दिया और कई दिनों तक उसने उसे नहीं देखा। मामले की सच्चाई ये थी कि निकोलस रोकोफ इतना गरीब नाविक था कि किनकेड को अपनी यात्रा की शुरुआत से ही भारी समुद्र का सामना करना पड़ा, जिससे रूसी को समुद्री बीमारी का बुरा दौरा पड़ा। इस दौरान उसके पास आने वाला एकमात्र व्यक्ति एक असभ्य स्वीडिश था, जो किनकेड का बेस्वाद रसोया था, जो उसके लिए भोजन लाता था। उसका नाम स्वेन एंडरसन था। उसे इस बात पर गर्व था कि उसका पैतृक नाम 2 एस से लिखा गया था। वह आदमी लंबा और दुबला पतला था, उसकी लंबी पीली मूंछें थीं, उसका रंग रूप खराब था और उसके नाखून गंदे थे। उसका एक गंदा अंगूठा गुनगुने स्टू में गहराई तक धंसा हुआ था, जो बार बार दोहराए जाने से उसकी पाक कला का गौरव प्रतीत होता था। ये देखकर ही लड़की की भूख मर गई। उसकी छोटी, नीली, घनी आंखें कभी भी सीधे उसकी आंखों से नहीं मिलती थीं। उसके पूरे रूप में एक चंचलता थी जो उसकी बिल्ली जैसी चाल में भी अभिव्यक्त होती थी, और इस सब में एक भयावह संकेत उस लंबे पतले चाकू से जुड़ जाता था जो हमेशा उसकी कमर पर टिका रहता था, जो उसके गंदे एप्रन को सहारा देने वाली चिकनी रस्सी में से फिसल जाता था। जाहिर तौर पर यह उसके पेशे का एक उपकरण था, लेकिन लड़की कभी भी खुद को इस विश्वास से मुक्त नहीं कर पाई कि इसे अन्य और कम हानिरहित उपयोगों में इस्तेमाल होते देखने के लिए कम उकसावे की आवश्यकता होगी। उसके प्रति उसका व्यवहार रूखा था, फिर भी जब भी वह उसके लिए भोजन लाता था, तो वह हमेशा एक सुखद मुस्कान और धन्यवाद के साथ उसका स्वागत करने में विफल नहीं होती थी। हालांकि अधिकतर ऐसा होता था कि जैसे ही दरवाजा उसके पीछे बंद होता था, वह भोजन का बड़ा हिस्सा छोटे से केबिन के पोर्ट से बाहर फेंक देती थी। जेन क्लेटन के कारावास के बाद के दिनों में, लेकिन 2 सवाल उसके दिमाग में सबसे ऊपर थे, उसके पति और उसके बेटे का ठिकाना। उसे पूरा विश्वास था कि बच्चा किनकेड पर था, बशर्ते कि वह अभी भी जीवित हो, लेकिन क्या टार्जन को दुष्ट यान पर बहला फुसलाकर ले जाने के बाद जीवित रहने दिया गया था, वह अनुमान नहीं लगा सकती थी। वह निस्संदेह जानती थी कि रूसी अंग्रेज के प्रति कितनी गहरी नफरत महसूस करता था, और उसे जहाज पर लाने के पीछे वह केवल एक ही कारण सोच सकती थी, उसे अपेक्षाकृत सुरक्षित तरीके से भेजना, ताकि वह रोकोफ की पसंदीदा योजनाओं को विफल करने का बदला ले सके और अंततः उसे फ्रांसीसी जेल में पहुंचाने का साधन बन सके। दूसरी ओर, टार्जन अपनी कोठरी के अंधेरे में लेटा हुआ था, इस तथ्य से अनभिज्ञ कि उसकी पत्नी उसके सिर के लगभग ऊपर वाले केबिन में कैदी थी। जेन की सेवा करने वाला वही स्वीडिश व्यक्ति उसके लिए भोजन लेकर आया, लेकिन हालांकि कई मौकों पर टार्जन ने उस आदमी से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहा था। उसे इस आदमी से यह जानने की उम्मीद थी कि उसका छोटा बेटा किनकेड पर सवार है या नहीं, लेकिन इस या इसी तरह के विषयों पर हर सवाल का जवाब उस आदमी ने सिर्फ एक ही दिया, हाँ, टैंक में बहुत जल्दी बहुत तेज धमाका होगा। इसलिए कई प्रयासों के बाद टार्जन ने उसे छोड़ दिया। 2 कैदियों को महीनों जैसा लगने वाला ये छोटा स्टीमर कई हफ्तों तक चलता रहा, उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। एक बार किनकेड कोयला जलाने के लिए रुका, लेकिन तुरंत ही उसने अंतहीन यात्रा शुरू कर दी।
रोकोफ जेन क्लेटन से मिलने गया था, लेकिन एक बार नहीं, क्योंकि उसने उसे छोटे से केबिन में बंद कर दिया था। वह समुद्री बीमारी की लंबी अवधि की वजह से दुबला पतला और खोखली आंखों वाला था। उसके आने का उद्देश्य उससे उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा और इंग्लैंड लौटने की गारंटी के बदले में एक बड़ी राशि का व्यक्तिगत चेक प्राप्त करना था। जब आप मुझे मेरे बेटे और मेरे पति के साथ किसी सभ्य बंदरगाह पर सुरक्षित उतार देंगे, उसने जवाब दिया, तो मैं आपको सोने में दोगुनी राशि दूंगी जो आप मांगेंगे, लेकिन तब तक आपको एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा, न ही किसी अन्य शर्त के तहत एक पैसा देने का वादा किया जाएगा। तुम मुझे मेरा मांगा हुआ चेक दोगी? उसने गुर्राहट के साथ उत्तर दिया, नहीं तो न तो तुम, न ही तुम्हारा बच्चा और न ही तुम्हारा पति कभी भी किसी बंदरगाह में, चाहे वह सभ्य हो या अन्यथा, पैर रखेंगे। मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगी, उसने जवाब दिया। मुझे क्या गारंटी है कि तुम मेरे पैसे नहीं लोगे और फिर अपने वादे के बावजूद मेरे और मेरे परिवार के साथ अपनी मर्जी से कुछ नहीं करोगे? मुझे लगता है कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगी, उसने केबिन से बाहर जाते हुए कहा। याद रखो कि मेरे पास तुम्हारा बेटा है। अगर तुम किसी प्रताड़ित बच्चे की पीड़ा भरी चीखें सुन सको तो शायद तुम्हें ये सोचकर सांत्वना मिले कि तुम्हारी जिद की वजह से ही बच्चा पीड़ित है और ये तुम्हारा बच्चा है। तुम ऐसा नहीं करोगे, लड़की चिल्लाई। तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम इतने क्रूर नहीं हो सकते। यह मैं नहीं हूँ जो क्रूर हूँ, बल्कि तुम हो, उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि तुम अपने बच्चे और पीड़ा से प्रतिरक्षा के बीच एक छोटी सी रकम को आने देती हो। अंत में जेन क्लेटन ने एक बड़ी राशि का चेक लिखा और निकोलस रोकोफ को सौंप दिया, जो अपने होठों पर संतुष्टि की मुस्कान लिए उनके केबिन से बाहर चले गए। अगले दिन टार्जन की कोठरी से दरवाजा हटा दिया गया और जब उसने ऊपर देखा तो उसने पॉलविच का सिर अपने ऊपर प्रकाश के वर्ग में फंसा हुआ देखा। ऊपर आओ, रूसी ने आदेश दिया, लेकिन ध्यान रखना कि अगर तुमने मुझ पर या जहाज पर मौजूद किसी और पर हमला करने की एक भी कोशिश की तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। बंदर आदमी ने खुद को हल्के से डेक पर घुमाया। उसके आसपास, लेकिन सम्मानजनक दूरी पर, आधा दर्जन नाविक राइफलों और रिवॉल्वरों से लैस खड़े थे। उसका सामना पॉलविच से हुआ। टार्जन ने रोकोफ की तलाश की, जिसके बारे में उसे यकीन था कि वह जहाज पर ही होगा, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। लॉर्ड ग्रास्टोक, रूसी ने शुरू किया, रोकोफ और उनकी योजनाओं में आपके निरंतर और बेतहाशा हस्तक्षेप से आपने आखिरकार खुद को और अपने परिवार को इस दुर्भाग्यपूर्ण चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। आपको केवल अपने आप को धन्यवाद देना चाहिए। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इस अभियान को वित्त पोषित करने के लिए रोकोफ को बड़ी मात्रा में धन खर्च करना पड़ा है, और चूंकि आप इसके एकमात्र कारण हैं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से प्रतिपूर्ति के लिए आपकी ओर देखता है। इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ कि केवल श्री रोकोफ की उचित मांगों को पूरा करके ही आप अपनी पत्नी और बच्चे के लिए सबसे अप्रिय परिणामों को टाल सकते हैं और साथ ही साथ अपना जीवन बचा सकते हैं और अपनी स्वतंत्रता वापस पा सकते हैं। राशि कितनी है? टार्जन ने पूछा। और मुझे क्या भरोसा है कि तुम समझौते के अपने हिस्से को पूरा करोगे? मेरे पास तुम और रोकोफ जैसे दो बदमाशों पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं है, तुम जानते हो। रूसी व्यक्ति शर्म से लाल हो गया। उन्होंने कहा, आप अपमान करने की स्थिति में नहीं हैं। मेरे वचन के अलावा आपको इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि हम अपने समझौते पर खरे उतरेंगे, लेकिन आपके सामने यह आश्वासन है कि अगर आप हमारे द्वारा मांगे गए चेक को नहीं लिखेंगे तो हम आपका काम तमाम कर सकते हैं। जब तक कि तुम मेरी कल्पना से भी अधिक मूर्ख न हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि इन आदमियों को गोली चलाने का आदेश देने से अधिक हमें कोई और खुशी नहीं होगी। हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारे पास तुम्हें सजा देने के लिए दूसरी योजनाएं हैं जो तुम्हारी मौत से पूरी तरह से बिगड़ जाएंगी। टार्जन ने कहा, एक सवाल का जवाब दो। क्या मेरा बेटा इस जहाज पर है? नहीं, एलेक्सिस पॉलविच ने उत्तर दिया, आपका बेटा कहीं और सुरक्षित है, और जब तक आप हमारी उचित मांगों को मानने से इनकार नहीं करते, तब तक उसे नहीं मारा जाएगा। यदि आपको मारना आवश्यक हो जाता है, तो बच्चे को न मारने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आपके चले जाने से वो व्यक्ति चला जाएगा जिसे हम लड़के के माध्यम से दंडित करना चाहते हैं,
और वह तब हमारे लिए केवल खतरे और शर्मिंदगी का एक निरंतर स्रोत होगा। इसलिए आप देखते हैं कि आप अपने बेटे की जान तभी बचा सकते हैं जब आप अपनी जान बचाएं, और आप अपनी जान तभी बचा सकते हैं जब हम आपको वह चेक दें जो हम मांगते हैं। बहुत अच्छी तरह से, टार्ज़न ने उत्तर दिया, क्योंकि वह जानता था कि वो पॉलविच द्वारा दी गई किसी भी भयावह धमकी को पूरा करने के लिए उन पर भरोसा कर सकता है, और एकमात्र संभावना थी कि उनकी मांगों को स्वीकार करके वह लड़के को बचा सकता था। चेक पर अपना नाम जोड़ने के बाद वे उसे जीवित रहने की अनुमति देंगे, ये बात उसके दिमाग में कभी नहीं आई क्योंकि यह संभावना के दायरे में था। लेकिन वो उन्हें ऐसी लड़ाई देने के लिए दृढ़ था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे, और संभवतः पॉलविच को अपने साथ अनंत काल तक ले जाएगा। उसे केवल इस बात का अफसोस था कि वह रोकोफ नहीं था। उसने अपनी जेब से चेक बुक और फाउंटेन पेन निकाला। राशि कितनी है? उसने पूछा। पॉलविच ने एक बहुत बड़ी रकम बताई। टार्ज़न अपनी मुस्कान को रोक नहीं सका। उनकी लालच ही उनकी बर्बादी का कारण बनी, कम से कम फिरौती के मामले में। जानबूझकर उसने झिझकते हुए रकम पर मोल भाव किया, लेकिन पॉलविच अड़ियल था। आखिरकार बंदर आदमी ने बैंक में जमा रकम से ज्यादा रकम का चेक काट दिया। जैसे ही वह रूसी को कागज की बेकार पर्ची देने के लिए मुड़ा, उसकी नज़र संयोग से किनकेड के स्टाबोर्ड धनुष पर पड़ी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने देखा कि जहाज जमीन से कुछ 100 गज की दूरी पर था। पानी के किनारे तक घना उष्णकटिबंधीय जंगल था, और पीछे जंगल से ढकी ऊंची जमीन थी। पॉलविच ने उसकी निगाह की दिशा पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें यहाँ स्वतंत्र कर दिया जाएगा। टार्ज़न की रूसियों से तत्काल शारीरिक बदला लेने की योजना विफल हो गई। उसने सोचा कि उसके सामने की भूमि अफ्रीका की मुख्य भूमि है, और वह जानता था कि अगर वे उसे यहाँ आज़ाद कर दे तो वह निस्संदेह तुलनात्मक रूप से आसानी से सभ्यता तक पहुँच सकता है। पॉलविच ने चेक ले लिया। अपने कपड़े उतार दो, उसने बंदर से कहा। यहाँ तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। टार्ज़न ने आपत्ति जताई। पॉलविच ने हथियारबंद नाविकों की ओर इशारा किया। फिर अंग्रेज ने धीरे धीरे अपने कपड़े उतार दिए। एक नाव को उतारा गया और, अभी भी कड़ी सुरक्षा के साथ, बंदर आदमी को किनारे पर लाया गया। आधे घंटे बाद नाविक किनकेड में वापस आ गए थे, और स्टीमर धीरे धीरे चल पड़ा था। जब टार्ज़न समुद्र तट की संकरी पट्टी पर खड़ा होकर जहाज के प्रस्थान को देख रहा था, तो उसने देखा कि एक आकृति रेलिंग पर प्रकट हुई और उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए ऊंची आवाज में पुकार रही थी। बंदर आदमी एक नोट पढ़ने ही वाला था जो नाविकों में से एक ने उसे दिया था, क्योंकि वह छोटी नाव जो उसे किनारे तक ले गई थी, स्टीमर पर लौटने ही वाली थी, लेकिन जहाज के डेक से जयकारे आने पर उसने ऊपर देखा। उसने एक काली दाढ़ी वाले आदमी को देखा जो एक छोटे बच्चे की आकृति को अपने सिर के ऊपर उठाए हुए उसका उपहास उड़ा रहा था। टार्ज़न ने अचानक ऐसा सोचा मानो वह समुद्र की लहरों के बीच से निकलकर पहले से ही चल रहे स्टीमर पर हमला करना चाहता हो, लेकिन उसे एहसास हुआ कि इस तरह की जल्दबाजी बेकार है और वह पानी के किनारे पर रुक गया। वह इसी प्रकार खड़ा रहा, उसकी निगाहें किनकेड पर तब तक टिकी रहीं जब तक कि वह तट के एक उभरे हुए प्रांत के पार गायब नहीं हो गई। उसके पीछे के जंगल से, उसकी लटकती हुई भौहों के नीचे से, भयंकर रक्तावर्ण आंखें उसे घूर रही थीं। पेड़ों की चोटियों पर बैठे छोटे छोटे बंदर चहचहा रहे थे और डांट रहे थे, और दूर जंगल से एक तेंदुए की चीख की आवाज आ रही थी। लेकिन फिर भी जॉन क्लेटन, लॉर्ड ग्रास्टोक, बहरे और अनदेखे खड़े रहे, और उस अवसर के लिए तीव्र पश्चाताप की पीड़ा से पीड़ित रहे, जिसे उन्होंने इसलिए गंवा दिया था, क्योंकि वे इतने भोले थे कि उन्होंने अपने कट्टर शत्रु के प्रथम लेफ्टिनेंट के एक बयान पर विश्वास कर लिया था। मेरे पास कम से कम एक सांत्वना है, उसने सोचा, ये ज्ञान की जेन लंदन में सुरक्षित है। भगवान का शुक्र है कि वह भी उन बदमाशों के चंगुल में नहीं फंसी। उसके पीछे वह बालों वाली चीज, जिसकी बुरी नजरें उसे बिल्ली की तरह चूहे पर नजर रख रही थीं, चुपके से उसकी ओर बढ़ रही थी। जंगली कपी मानव की प्रशिक्षित इंद्रियां कहाँ थीं? तीव्र सुनवाई कहाँ है? वह अनोखी सुगंध कहाँ है?